हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम वीडियो ले रहे हैं इसको आप एग्जाम्पल वीडियो के तौर पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर केतुदेव 6 नंबर की राशि में हो तो क्या प्रभाव होते हैं, लेकिन सभी लोगों के साथ ये दिखाई दे सकता है कि 1.5 साल की अवधि में जब केतुदेव किसी भी राशि में बैठे होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ होगा, लेकिन सबको ही तो नहीं उस तरीके का एक रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा। तो कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इसको थोड़ा सा आज डेप्थ में चल के देखने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने जो चीज़ें देखी थी वो एक ऊपर से स्टडी है। ऊपर से स्टडी का मतलब कि हाँ, अगर इस राशि में बैठे हुए हैं तो ये प्रभाव होगा। इसी तरीके से उसमें आता है कि अगर वो किसी भाव में बैठे हैं तो भाव के प्रभाव क्या होंगे। भाव के प्रभाव की हम चर्चा अभी नहीं कर रहे और आगे भी कुछ समय तक अभी उसको अवॉइड ही करेंगे। कारण क्या है कि कई जगहों पे उसके भाव प्रभाव जो है वो लोगों को विचलित कर देते हैं। इस कारण से भाव प्रभाव को अभी हम साइड में रखते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर आज फोकस करेंगे। पहला कि क्या जो बात लिखी थी वो सही है, तो तथ्यात्मक रूप से कितनी सही है, क्या हमें उसको फॉलो करना चाहिए या हमें उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आता है। आप में से बहुत से लोग जो कहीं से भी वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि या वृश्चिक सूर्य लगन को बिलोंग करते हैं, उन लोगों के साथ, ठीक है। सूर्य लगन वाले तो फिर भी इतना ज़्यादा इसको फील नहीं करते, लेकिन चंद्रमा अगर किसी का वृश्चिक राशि में है तो, या किसी का वृश्चिक लगन है तो, इनमें से बहुत से ऐसे लोगों की धारणाएं हैं कि 8 नंबर के लगन से या 8 नंबर की राशि किसी भी डिविजनल चार्ट के लगन में आती है तो इसका मतलब है कि इंसान का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा मान के चलते। देखिए, या तो उन लोगों का जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है उसमें प्रॉब्लम है, या फिर एक चीज़ होती है कि हम चीज़ों को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक होता है किसी को आपने डांट दिया, शब्द बदल दिया अगर आपने और उसको समझा दिया, तो दोनों में अंतर है, क्योंकि डांट देने में एक डर भय का माहौल है और एक है उसको समझा देने में उसका जो माइंडसेट है उसको प्रिपेयर करने में। आखिरकार कोई भी व्यक्ति परेशान होकर आएगा और आप उसको ये कह देंगे कि नहीं ये तो राशि खराब है, यहाँ तो ये नीच हो जाता है, यहाँ वो जाता है, दुखी इंसान और दुखी हो गया तो फिर उसकी जो फाइट बैक कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई। पहली कंडीशन जो है उसको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से हमें समझना होता है कि आखिरकार हमारा चार्ट हमसे क्या चाह रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों से जब मैंने काउंसलिंग करी तो यही बात मैंने आपको समझाई। खासकर मैरिज वाले साइट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंसान का थॉट प्रोसेस कुछ काम कर रहा है और रियलिटी कुछ और होने वाली है। तो मेरा सबसे पहला जो कंसेप्ट रहता है वो इस बात पर रहता है, आपका जन्म इतने सालों साल लगने के बाद एक आत्मा के रूप में अपने आप को लेकर आया है, और वो भी किस रूप की तरफ बढ़ रहा है, इस प्रकार से बढ़ रहा है कि आप उसके बनाए हुए कर्म को हासिल करो, जो कि वो चाहते थे वो हासिल करो। क्योंकि शरीर का बनना और शरीर में आत्मा का आना ये कहीं ना कहीं किसी प्रारब्ध का हिस्सा होगा। पूरे के पूरे महाभारत में अर्जुन को ये कर्म दिया कि जाओ और जाके युद्ध करो, तो उस आत्मा, उस शरीर के अंदर जो जन्म लेने वाली आत्मा है उसका कुछ तो कर्म स्पेसिफिक होगा ना। तो वही चीज़ हमें समझनी है। वहाँ पे पूरी की पूरी जो महाभारत, पूरी की पूरी जो गीता है वो इसी बात पे तो टिकी हुई है कि आप क्या चाहते हो ये अलग बात है, लेकिन रिजल्ट वो है जो वो चाहता है। अपनी चाहत को उसकी चाहत से मिलाओगे तो या तो खुश होगे या दुखी होगे, लेकिन दोनों का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपको समतुल्य बने रहना है। तो यही कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें चीज़ों को स्टडी करनी होती है। अब देखिए, नेचुरल सी बात है, आप में से जितने भी लोगों का लगन 8 नंबर से हो, ठीक है, पहला वो लोग आराम से समझ जाएंगे। दूसरा, जिन लोगों का लगन 8 नंबर नहीं है लेकिन चंद्रमा कहीं पर भी 8 नंबर की राशि में बैठा है, तो आप जो बात मैं बोलूँगा वो बात आप लोग इमोशनली फील करेंगे। लेकिन जिन लोगों का चंद्रमा 8 नंबर की राशि में नहीं होगा लेकिन उनका लगन कहीं ना कहीं 8 नंबर होगा, तो वो इसे सबसे ज़्यादा फील करेंगे। तीसरे बचेंगे वो जिनका सूर्य 8 नंबर की राशि में है, वो भी इसको महसूस तो करेंगे लेकिन उसमें इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं। 8 नंबर की राशि यदि लगन में आती है तो क्या चुनौतियां प्रस्तुत करती है, ठीक है। प्रैक्टिकली समझना कि क्यों ये लगन चुनौती क्यों दे रहा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने इस लगन में जन्म ले लिया तो हमने कोई पाप कर दिया, है ना, कि हम कोई पापों की सजा भोग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 कुंडलियां आपके सामने हैं, अभी मैंने कोई नाम नहीं लिखा, ठीक है। अभी आप इन दोनों कुंडलियों को सिंपली एक कुंडली समझ के चलिए।
अब अगर ऐसे ये दो लोग किसी पंडित के पास जाते और उनसे कह देते कि नहीं देखो तुम्हारा तो जन्म ही व्यर्थ है, तो ये तो हो गया था बेड़ा गर्क। अगर इनके लिए ये कह दिया जाता कि ये जन्म खराब है, 8 नंबर का लगन है, तो आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। ये नेगेटिव थॉट्स हैं, समझ रहे हैं दोस्तों, ये नेगेटिव थॉट्स हैं। केतु सबसे ज़्यादा एक्टिव जहाँ मिलता है, मैं आपको ये बता दूं, उसमें से ये 8 नंबर का लगन या 8 नंबर की चंद्र राशि के अंदर केतु की प्रवृत्ति का जागृत होना सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कारण ये है कि सबसे पहली बात है, हम को रूलर के रूप में केतु देव को 8 नंबर की राशि का स्वामी मानते हैं। पहली बात, केतु के एक्टिव होने की बात कर रहा हूं, ना कि सूर्य के एक्टिव होने की, केतु के एक्टिव होने की। केतु एक्टिव इस मामले में कि उसने सीधे सीधे अपनी राशि वहां पे बिठाई हुई है जहां पे लगन है। अगर वो चंद्र राशि बन जाए तो चंद्रमा भी एक प्रकार का लगन होता है, बट चंद्रमा में होने वाली हर चीज इमोशनल होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप समझते हैं धीरे धीरे 8 नंबर से बनने वाले लगन के अंदर जब यहाँ पे पहले भाव में 8 नंबर की राशि आती है तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 8 नंबर नेचुरली 8th हाउस है, जो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन का जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, तो जब नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन का जिम्मेदार है तो व्यक्ति बदलेगा कब? व्यक्ति तभी बदलेगा जब उसके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके परिस्थिति उसको ट्रांसफॉर्म करेगी, बदलेगी, और उस बदलाव को किस तरीके से लेकर आना है ये समझना जरूरी है। 8 नंबर की राशि को अगर हम देखते हैं तो पहली कंडीशन है कि ये, क्योंकि सम और विषम के हिसाब से, इवन और ऑड के हिसाब से इवन साइन है तो फेमिनिन एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी है, इसका मतलब है माता के रूप में, स्त्री के कारक में कंडीशन में वो नेचुरली आगे बढ़ा रही है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट टफ टाइप की राशि नहीं है कि हंटर मार मार के बदलेगी, ये धीरे धीरे बदलेगी। और वो भी कैसे बदलेगी? आपके अंदर की प्रवृत्ति को धीरे धीरे व्यक्त करते हुए बदलेगी। इस 8 के अंदर को समझने की कोशिश करते हैं। 8 नंबर अगर लगन में आ रहा है तो परिवर्तन कहीं ना कहीं तो है, वो सिर के ऊपर है, क्योंकि हमारा पहला भाव हमारा कहीं ना कहीं एक विजन है, सोचने का नजरिया होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अभी मैं इसमें एग्जैक्ट डिग्री ऑफ लगन पे भी आऊँगा, सभी 8 नंबर वालों का एक जैसा रिजल्ट नहीं होता, अलग अलग होता है, लेकिन ये 2 चार्ट्स एक जैसा रिजल्ट करेंगे। इस कारण से हम इन दोनों ही चार्ट्स को कंपेयर करके स्टडी करेंगे कि देखिए 8 नंबर से कैसे चीज़ें निकलती हैं। दूसरी बात है, 8 नंबर की राशि जो होती है उसको दिशा बल प्राप्त होता है अगर वो 7वें घर में आ जाए। इसीलिए मैरिज का जो एस्पेक्ट है, 8 नंबर की राशि 7th हाउस में आती है, सिर्फ टॉरस में, वृषभ लगन के लिए। इस कारण से वृषभ लगन में अगर हम देखेंगे तो 8 नंबर की राशि को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी राशि को 7th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल हो रही है तो 1st हाउस में उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 0, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 0। अब ऐसी कंडीशन में इस पर्टिकुलर लगन को अगर फोकस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको इतने ज़्यादा सपोर्ट्स नहीं मिलते कि वो सस्टेन आउट करे। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब होता है दिशा बल का इस तरह से समझ लो कि जिस दिशा में नाव को बहना है, अगर हवा उसके साथ है तो आपकी मेहनत कम लग रही है, अगर हवा उसके विपरीत है तो आपकी मेहनत ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे यही होता है 8 नंबर के अंदर। यदि व्यक्ति का कोई भी जन्म लगन है, जिन 2 नामों को छोड़ दे रहा हूँ, आप अपने आप पे लगाइएगा, जिनका भी 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लगन, स्कॉर्पियो असेंडेंट है, या स्कॉर्पियो मून साइन है, या स्कॉर्पियो सन साइन है, लगा के देखिएगा। आप परिवर्तन करना तो चाहते हैं, जिंदगियों में बदलाव लाना तो चाहते हैं, लेकिन आपके लाने वाले बदलाव को कोई इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। इस कारण से यहाँ पे शुरुआत में ऐसा फेस होता है जैसे कि हम कुछ बदलना चाह रहे हैं लेकिन उसको हमेशा अपोजिशन मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिलता, अपोजिशन मिल रहा है। एकदम से कोई उनके साथ शुरुआत में नहीं जुड़ता जब तक कि वो खुद कुछ बदलाव करके ना दिखा दे तब तक। इस बात को ध्यान रखिएगा। इतनी आसानी से इस पर्टिकुलर लगन को सपोर्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि 8 नंबर की राशि अंदर के जीव, जमीन के अंदर के जीवों की है, और ये आकाश की तरफ जाता है 10वां घर, ये ऊपर जा रहा है। उगने के समय जब पृथ्वी को देख रहे हैं तब ये पृथ्वी से ऊपर उठ रहा है। ऐसी कंडीशन में उसको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। इस कारण से 8 नंबर का जो लगन जब कभी भी बनता है तो वहाँ पे व्यक्ति को खुद चलना पड़ता है, मेंटली उसके लिए उसको प्रिपेयर रहना आवश्यक है। ठीक है, ये है कंडीशन, ना कि ये कि सब 8 नंबर की राशि है तो आपने तो पता नहीं पाप कर दिया। कोई पाप आपने नहीं कर, आपका जन्म उस पुण्यात्माओं के रूप में हुआ है जो जरूरी नहीं कि देश को बदल रहे हों, लेकिन अपने घर के अंदर की परिस्थितियों को आप ही लोग बदलते हो। इतना तो नोट करके चले। ट्रांसफॉर्मेशन है, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी थोड़ी है कि पूरी मीडिया पब्लिक पे नजर आता हो।
कुछ लोगों की अपनी अपनी ताकत के बल पे वो अपने अपने घरों की परिस्थितियों से लड़के उसको बदल रहे हैं और वो सारे के सारे 8 नंबर के लगन से ही जन्म लेकर आए हैं। ये मैंने पहली बात लगन को बोली। अगर यही कंडीशन चंद्रमा के साथ आ रही है तो वहां पे क्या होता है, ये सारे इंस्टेंसेस मन के ऊपर बहुत ज़्यादा फील होने लगते हैं और मन पे फील होने के साथ साथ उनको उन परिस्थितियों से निकलना पड़ता है। अगर वहाँ सूर्य की प्लेसमेंट है तो आत्मा के ऊपर आता है और आत्मा के साथ उसको मिलकर निकलना पड़ता है। इतनी बात समझ लीजिएगा। तो नंबर 1, यहाँ पे चीज़ें कुछ भी आसानी से नहीं होती क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे केतु है। केतु का मतलब है त्याग की भावना के साथ चलना ही पड़ेगा। जब राहु हो तो चाहत चाहिए, जब केतु हो तो त्याग चाहिए। बिल्कुल क्लियर है ये इंस्टेंस। अब देखिए इन दोनों में सिमिलैरिटीज को नोट करा देता हूँ। इन दोनों कुंडलियों के अंदर लगन में जो नक्षत्र है वो आता है शनिदेव का, ठीक है। 8 नंबर की राशि है, अनुराधा नक्षत्र आता है। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का होता है। इस कारण से जिनकी ये कुंडली है उनके में भी शनि और जिनकी ये कुंडली है उनके में भी शनि, दोनों में ही शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा है। क्यों और कैसे? शनि का प्रभाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि लगन के एग्जैक्ट नक्षत्र पे शनिदेव का वास हो गया, अनुराधा का वास हो गया। अब मैं अनुराधा नक्षत्र का वर्णन इस समय नहीं करूंगा, वीडियो बहुत खिंच जाएगी। इस बात को समझते हुए चलिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे शनिदेव की प्लेसमेंट दोनों ही कुंडलियों में 10th हाउस में है। तो व्यक्ति का जो दिमाग होगा वो कहीं ना कहीं किस तरफ होना चाहिए? 10th हाउस। 10th हाउस क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की तरफ बढ़ना है, ग्रोथ करनी है। 10th हाउस में जो भी ग्रह जाता है वो आकाश की ऊंचाइयों की तरफ लेके जाना चाहता है, ठीक है। आकाश की ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाना चाहता है कोई भी ग्रह जब 10th हाउस में आता है, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग है, ये आपका क्या होगा? मिड डे होगा। और जब भी कोई ग्रह 7th में आके चलता है तो वो आपको नीचे की तरफ लेके जा रहा है। जब हम 4th में देखते हैं तो वो हमको बिल्कुल एक तरफा खत्म कर रहा है, रात का समय हो गया। तो यहाँ पर जब भी 10th में बैठे हैं तो ये किसी चीज को ऊपर उठाना चाहेंगे। किस चीज को ऊपर उठाना चाहेंगे? देखिएगा, एक फीमेल का चार्ट है, एक मेल का चार्ट है, दोनों का काम एक जैसा है। यहाँ पर शनिदेव के पास एक साहस पराक्रम का भाव है और एक चौथा भाव है। चौथा भाव जो होता है वो देश का होता है, सीधी सी बात है। या तो फैमिली को राइज करना है 4th हाउस, या अगर देश की बात करनी है तो भी 4th हाउस, ठीक है। 3rd हाउस हमेशा करेज का होता है, हमेशा नेबर का होता है, हमेशा अपने साथ वालों का होता है। तो कहीं ना कहीं सोचने का ढंग एक तो साहस से जुड़ रहा है और दूसरा सुख संसाधनों के साथ जुड़ रहा है, प्लस शनि का कारक तत्व जोड़ दीजिए। चौथा भाव अगर देश है तो उसमें शनि का कारक तत्व जोड़ दीजिए। शनि का कारक तत्व क्या है? कठोर मेहनत, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्किंग, चीजें देर से होना, लंबी प्लानिंग में मदद करता है। जब शनि ऐसे कंडीशन को बनाता है तो व्यक्ति आज नहीं सोचता, 2.5 साल के लंबी प्लानिंग के साथ सोच रहा होता है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट हैंड्स कहा जाएगा, ठीक है। प्लस शनि दुख दर्द की जगह गरीबों का मसीहा माना जाता है, ठीक है ना। लेबर क्लास के बारे में सोचना, गरीबों के बारे में सोचना, दीन दुखियारों के बारे में सोचना, ये कंडीशन शनि का काम है, ठीक। तो इस लिहाज से जब यहाँ पे शनि का लगन फैक्टर आया तो सोचने का नजरिया कहीं ना कहीं लोगों के प्रति हुआ। 4th हाउस एजुकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग कंडीशन हो सकती है, लेकिन उनके प्रति एक नजरिया ये शनि डेवलप करके देता है। अब देखिए प्लेसमेंट दोनों की सेम है, दोनों की ऊंचाइयां किसको लेने की तरफ है? 4th एंड 3rd की तरफ है, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर देखिएगा, इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर केतु देव के ऊपर फोकस कर लीजिए। क्यों? पहले मैंने शुरुआत में बताया 8 नंबर से ये लगन डेवलप हुआ है, इसलिए ये नेचुरली केतु की तरफ झुकाव लेगा। अभी हम ये नहीं देख रहे कि सूर्य बल है कि नहीं, आत्मा बलवान है कि नहीं, ये अलग फैक्टर है, अभी उस पर आएंगे। आत्मा के यहाँ आने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कंडीशन। केतु की कंडीशन को समझिए। केतु 6 नंबर की राशि में है। अगर कहीं ना कहीं केतु कन्या राशि में मिल रहा हो तो व्यक्ति का सत्कर्म के प्रति बहुत लगाव होगा, नंबर 1। और नंबर 2, वो हमेशा नए नए नवीन कार्यों की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ढर्रे की चीज चलाएगा, आज कुछ नया है कल कुछ और नया होगा तो उसको, परसों नया होगा तो उसको, इस तरीके से अडॉप्ट करेगा। तो इस लिहाज से केतु देव का 6 नंबर की राशि में आके बैठना दोनों ही कुंडलियों में कुछ ना कुछ नया परिवर्तन करने की कोशिश करता रहता है जिंदगियों के अंदर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन दोनों ही कुंडलियों के अंदर यदि हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि सूर्य यहाँ पे 10th हाउस में है और यहाँ पे भी डिग्री कम है और ऑलमोस्ट 10th हाउस के पास है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर इन दोनों ही कुंडलियों में कहीं ना कहीं सूर्य एक बलवान अवस्था में है, यानी कि षड्बल के लिहाज से देखा गया तो इन कुंडलियों के अंदर सूर्य को एक अलग बल प्राप्त हुआ था जिसने सूर्य को एक्टिव मोड पे लाके खड़ा करके रखा हुआ है। सूर्य एक्टिव है मतलब आत्मा एक्टिव है। अब देखिए
यहाँ पे जो अगला फैक्टर बनने वाला है उसको इसी बात पे समझना पड़ेगा कि आत्मा कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी चीज को तभी लंबे समय तक करेंगे जब हम उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे। सूर्य ऐसा नहीं है कि रात को पानी डाल के बुझ जाने वाली चीज है। सूर्य 24 घंटे एक समान जलने, अपनी ऊर्जा पैदा करने की तरीके से काम कर रहे हैं। आपकी पृथ्वी उससे अलग हो जाती है, इसका यह अर्थ नहीं कि सूर्य ने अपने आप को लाइट बल्ब की तरह बंद कर लिया। इसलिए कंसिस्टेंटली वो एक जैसा काम करे, वो आत्मा है। तो यहाँ पर 10th हाउस का और दूसरी बात है षड्बल में सूर्यों का बल होना आत्मा को एक प्रबल बल दे रहा है। ठीक, अब कंडीशन देखते चलिए। सूर्य बलवान, केतु यहां से देखेंगे तो 2nd हाउस में, यहाँ पे इनकी जितनी भी अर्निंग्स होती है ये अपने अर्निंग्स को कहीं ना कहीं एनजीओस के माध्यम से बाहर खर्च करते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मन जो है ना, चंद्रमा जो है वो 12th हाउस में गया है। 12th हाउस इज अबाउट चैरिटी। 12th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं खर्चों को दर्शाता है। तो मन ने सबसे पहले चैरिटी में अपने आप को लगाया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सूर्य आत्मा से 2nd हाउस, आत्मा से 2nd हाउस, सूर्य लगन कुंडली बना दीजिए, वहां से 2nd हाउस किस चीज का है? सेविंग्स का है, धन का है। मेरा बचा हुआ धन क्या करना चाहिए उसमें? यहाँ पे केतु का ये पोजीशन है, ये आत्मा को बहुत स्ट्रांग कर रहा है, कहीं ना कहीं किस में सपोर्ट करने में, अपने वेल्थ को किसी बेटर काम में लगाने के लिए। ठीक है, ये चार्ट सुधा मूर्ति जी का है। आपने अगर उनके कोई भी वीडियो सुने होंगे, उनकी विचारधाराओं को आप सुन के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। द सन इज स्पीकिंग, सूर्य बोल रहा है, समझ में आएगा उनकी बात से, उनकी वाणी से आपको समझ में आने लगेगा। सूर्य से आत्मा से केतु का 2nd हाउस में आना, अगर वो 2nd हाउस में आएगा तो 7th को प्रभावित करेगा। हस्बैंड एक बिजनेस चला रहे हैं, एक बिजनेस वुमन या एक बिजनेसमैन के वाइफ या पार्टनर बनना कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे इमोशनल फैक्टर खड़े होते हैं। बट यहाँ पर सोल बहुत स्ट्रांग हो रही है। 2nd में जैसे ही केतु कनेक्ट हुआ, उसने आत्मा से 7th को भी समझा दिया कि कोई दिक्कत नहीं। अगर हम चैरिटीज के काम के लिए, अगर हम कुछ बड़े काम के लिए एक इन्फोसिस जैसी कंपनी बना रहे हैं, तो हाँ आप आगे खड़े रहो, हम पीछे खड़े। पहली चीज वहां से हुई। दूसरी चीज जो हुई वो ये कि एनजीओस के माध्यम से जितनी अर्निंग्स होती है वो कहीं ना कहीं बेहतर सेवाओं में ही लगाई जाती है। ये 2nd कंडीशन हुई। चंद्रमा से प्लेसमेंट देख लीजिए, चंद्रमा से प्लेसमेंट हम देख रहे हैं तो केतु देव की 12th है। मन भी केतु को अगर 12वें में बिठाएं तो मोक्ष कर्मा में, मोक्ष कर्मा मतलब अच्छे ऐसे कर्म जो कि कहीं ना कहीं दूसरों की भी भलाई करते हो, उस तरीके की थॉट मन पर भी है, आत्मा पर भी है, और फिर केतु देव 11th हाउस में। इस कारण से व्यक्ति अगर कुछ कमाता है तो उसको दूसरे को देने से पहले जरा भी हिचकिचाता नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे बरकरार है। अब केतुदेव की प्लेसमेंट को देख लीजिए। 11th हाउस में अगर केतुदेव बैठे हो तो मैंने कहा था कि साथ ही साथ इस बात को देखिएगा कि आय जो होगी, इनकम जो होगी, उसमें चुनौतियां जरूर आएंगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आएगी। यहाँ पर इनकम में कोई चुनौती आ ही नहीं पा रही, या इनकम कभी घटती होगी कभी बढ़ती होगी, लेकिन क्योंकि हमारा उसके प्रति इतना लगाव है ही नहीं तो हम उसको इस लेवल पे महसूस नहीं करते। यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधे सीधे जो इनकी इनकम आ रही है वो इनकम उठ के कहीं ना कहीं खर्च हो रही है किसी ना किसी काम के अंदर। तो अपने लिए, क्योंकि वो कुछ नहीं चाह रहे, अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे, वो कैसे बने? सबसे बड़ी बात तो यही थी, अपने लिए कुछ ना चाह के कुछ करना। ये 8 नंबर के लगन की खासियत है। वो कैसे बनी? क्योंकि 8 नंबर की राशि लगन में आई। परिस्थितियों को व्यक्तियों ने अपने जीवन में शुरू से देखा है, तब तो बिना परिस्थिति देखे व्यक्ति किसी तरफ झुकाव ही नहीं ले सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिना किसी सिचुएशनों से गुजरे व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास कभी नहीं होता। इसलिए इस लगन की खासियत ही है कि वो ऐसे ठोकरों के साथ व्यक्ति को बनाता है कि वो एक झुकाव नेचुरल बना ले जाए। और यही कंडीशन में यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारी अर्निंग्स कम है या ज़्यादा है, इसीलिए दुख किसी बात का नहीं। इस कंडीशन में केतु 11th हाउस में बैठा है, आय आ रही है तो आय बट जा रही है, लेकिन क्योंकि केतु की प्रवृत्ति है, त्याग की प्रवृत्ति है, इस कारण से कोई भी दुख नहीं है इस कंडीशन में। आई थिंक ये वाला चार्ट क्लियर हो गया। अब इस चार्ट में आ जाइए। इस चार्ट और इस चार्ट में अंतर कहाँ से शुरू होगा? सूर्यदेव की प्लेसमेंट केतु के साथ है नंबर 1, और चंद्रमा की प्लेसमेंट जो है अब वो 8 नंबर। अब ये 8 नंबर की राशि भी हो गई और 8 नंबर का लगन भी हो गया। इसका मतलब व्यक्ति के जीवन की सबसे ज्यादा टकराव की स्थिति बन गई। यहाँ पे जब ये देश में एक एनजीओ के माध्यम से, जब इन्फोसिस खुलने के माध्यम से ये निकल के आई थी, अगर किसी ने भी इन्फोसिस की स्टार्टिंग स्टडीज को रीड किया है तो वहाँ पे ये माना जाता है कि इतनी लाल फीताशाही थी कि इस देश को बदलने के लिए इन्फोसिस को खड़ा कर पाना भी बहुत मुश्किल था, जिसे आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। उस समय जब नारायण मूर्ति जी कहीं ना कहीं पीछे हो रहे थे, तब इस चार्ट ने अपनी फैमिली नहीं, इंडिया के अंदर इन्फोसिस को स्टैंड कराने के लिए एक सपोर्ट हैंड पैदा करके दिया। दिस लेडी इज द रीजन कि इन्फोसिस खड़ी हो पाई। समझिए, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एनजीओस को चला रहे। इन्फोसिस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज आज जॉब करते हैं और इन्फोसिस की वजह से इंडिया जितना ग्रो करता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये 8 नंबर काम करता है। दूसरा,
यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे चंद्रमा भी 8 नंबर है, लगन भी 8 नंबर है, तो अब इनकी जिंदगी का बताने का कोई मतलब अलग बचता नहीं, क्योंकि लाइमलाइट फिगर्स, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है तो लाइमलाइट फिगर है। यहाँ पे आप फैक्टर्स को समझिए, इमोशनली भी और कंडीशनली भी, इमोशनली भी और कंडीशनली भी एक व्यक्ति किसी ना किसी चीज से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसने कि एक माइंडसेट को डेवलप करके रखा हुआ है। उस माइंडसेट के डेवलपमेंट में केतु की प्लेसमेंट कैसे सॉर्ट आउट कर रही है। देखिए पहली कंडीशन में क्या था, सूर्य से केतु सेकंड हाउस में था। सेकंड हाउस अपनी फैमिली एंड मैरिजेस को लेकर कनेक्ट करता है, क्योंकि 2 और 7 है, ठीक है ना। सूर्य को यहाँ पे बिठा के देखिए 1 और 8 होगा, साथ में बैठे हैं, तो सूर्य जहां है उसी में केतु है, तो वो 1 और 8 है। मुझे फर्स्ट हाउस, मुझे और 8 बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सन और केतु का कॉम्बिनेशन जब भी किसी भी चार्ट में मिलता है, वो व्यक्ति खुद को, मुझे फर्स्ट और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन 8th हाउस की तरफ नेचुरल अट्रैक्शन देता है। यहाँ पे मुझे का तत्व नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट के साथ 8th नहीं है, यहाँ पे केतु की प्लेसमेंट 2nd एंड 7th से कनेक्टेड है। मूर्ति जी इतना न्यूज मीडिया का हिस्सा नहीं है, जबकि वो बहुत कुछ बड़ा कर रही हैं, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पे व्यक्तित्व 1st एंड 8th का कनेक्शन बनेगा, क्योंकि मेष और 8 नंबर 1 और 8, इस कंडीशन में जब सूर्य केतु एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति बोलेगा मुझे, क्योंकि पहले दोनों आत्मा और मुक्ति एक साथ है, और 8वां घर एरीज के बाद 1 नंबर के बाद सीधे 8 आता है, तो इस कंडीशन में ये आपस में कनेक्टेड, ट्रांसफॉर्म करना है। इसलिए सन और सूर्य या सूर्य केतु के साथ जब भी कनेक्ट हो रहा है किसी भी चार्ट में, उस व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति ऐसी बन रही है कि मुझे परिवर्तन करना है, 8वें के साथ जुड़ना है, ना कि मुझे वेल्थ छोड़नी है, ना कि मुझे मैरिज छोड़नी है, बल्कि मुझे परिवर्तन करना है। नंबर 1 सूर्य केतु के साथ। दूसरा चंद्रमा के साथ फैक्टर देखिए, मन के साथ फैक्टर देखिए, मन से केतु 11th हाउस में जाके प्लेस्ड है, ठीक है। तो जब मन से केतु 11th में प्लेस्ड है, 11th होती है हमारी अर्निंग्स का, ठीक है। केतु वहां बैठेंगे तो वहां से लगाव को कम करेंगे, इसलिए यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी अर्निंग्स मिल रही है, इस कंडीशन में कितनी अर्निंग्स मिल रही है, अब उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, केतु अगेन 6 नंबर की राशि, 11th हाउस की बारीकियां, इन दोनों ही व्यक्तियों ने 11th हाउस की बारीकियों पे काम किया है। मटीरियलिस्टिकली देखा जाए तो हो सकता है ना इनके पास पैसा है ना इनके पास पैसा होगा, ठीक है, अपने अपने अर्निंग्स के आधार से। लेकिन 11th हाउस इज हाउस ऑफ नेटवर्किंग, इन दोनों ही लोगों ने नेटवर्किंग के ऊपर बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है। यहाँ पे सपोर्ट हैंड और आएगा, सपोर्ट हैंड आएगा मर्क्यूरी का, वो मर्क्यूरी वहां पे उच्च हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में हाउस और हाउस का लॉर्ड दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग दे रहे हैं, और यही नेटवर्किंग दोनों ही व्यक्तियों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रही है। तो केतु इन 11th हाउस है, तो 11th हाउस में हम बोलते हैं नेटवर्किंग, उसका सपोर्ट मिल रहा है बारीकी से। दूसरा, जब कभी भी 11th हाउस में केतु आएगा तो हमारी इनकम्स अप एंड डाउन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ना तो सूर्य को फर्क पड़ रहा था ना चंद्रमा को, यहाँ पे भी चंद्रमा को फर्क नहीं पड़ रहा, इस कारण से किसी बात का कोई दुख नहीं है। अगर इस चार्ट में ये फॉर्मेशंस नहीं होते तो उस कंडीशन में थोड़ा कुछ भी हो जाता तो व्यक्ति दुखी हो जाता कि अरे मेरी तो इतनी सैलरी कम हो गई या चली गई, मुझे दान देनी पड़ी या मुझे कुछ करना पड़ा। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स आपको काम करते हुए नजर आएंगे, और इन्हीं फैक्टर्स पे क्योंकि काम हो रहा है, क्योंकि लगन बेसिकली केतु से रूल्ड होते हैं, जब वो उन फैक्टर्स के साथ काम करने लगते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं केतु देव उन्हें नेचुरल ही एक राइज देते हैं। ये भी एक कॉमन फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से ही बाहर निकल के आई हैं, इनका भी जन्म कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग कंडीशंस के साथ ही बाहर निकल के आया है। दोनों ने ही अपनी अपनी हिसाब से जैसे उनकी प्लेसमेंट पोजीशंस थी एफर्ट्स किए हैं और दोनों ने ट्रांसफॉर्म किया है, दोनों ही कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज के साथ आगे आते हैं। इसी तरीके से आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका 8 नंबर या तो लगन होगा या चंद्रमा की राशि होगी, कुछ लोगों का सूर्य राशि होगी। वो आप लोगों के लाइफ के अंदर भी आपका टारगेट एम जो है वो किसी ना किसी रूप में ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जुड़ा है। अगर केतु का कनेक्ट है और आप राहु के झुकाव में हो तो आप दुखी हो। जिस दिन आप राहु के झुकाव से बाहर आते जाओगे, राहु के झुकाव से बाहर आने का मतलब डिजायर्स को खत्म करके बाहर आते जाओगे, उतना आप ग्रो करोगे। इनको भी सैलरी मिल रही है, पैसा ये भी कमा रहे हैं, सुख संसाधन में ये भी दे रहे हैं, सैलरी इनको भी मिलती होगी, इनके पास भी सारे सुख संसाधन है, लेकिन सिर्फ सोच का डिफरेंस क्रिएट करके कमाने के पीछे भागने के बजाय देने के पीछे भागे तो इतना आया कि एक अपने पास क्या रखते बहुतों को देने की कंडीशन में आ गए। तो ये कंडीशंस के साथ जब माइंडसेट्स के साथ काम होता है तब जाके एक प्रॉपर वे में सक्सेस हासिल होती है। दिक्कत उन लोगों को होती है लगन तो वो इसका लेके चल रहे हैं या राशियां इसके लेके चल रहे हैं, लेकिन चीजों को पाना ही चाह रहे हैं, राहु की प्रवृत्ति चाह रहे हैं और चला रहा है केतु,
ये जो आपका एक फ्रिक्शन बनता है राहु वर्सेस केतु का, वो आप ही को दुखी करता है, किसी और को नहीं करता। इसलिए अपने माइंडसेट को बस तैयार रखिए। अगर आपका जन्म किसी भी कंडीशन में 8 नंबर की राशि से जुड़ रहा है तो आपको बदलाव की तरफ जाना है, मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो उसको शेप कर रही है ताकि आप एक बहुत बेहतर कंडीशन में बाहर आए। इसलिए मैंने कहा, अब आपको अगर पता लगता है कि ये सुधा मूर्ति जी की कुंडली है, वो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, तो आप कह सकते हो किसी को भी 8 नंबर की राशि के लगन में टकराव की स्थितियां हो सकती हैं। किसके बीच में? चाहत के बीच में और त्याग के बीच में। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि जीवन ही व्यर्थ है, ठीक है। लाइव एग्जाम्पल्स हैं ये दोनों ही चार्ट्स आपके सामने, दोनों ही कहीं ना कहीं देश के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सों में बदलाव के प्रयास कर रहे हैं। चंद्रमा 8 नंबर की राशि में है तो मन दुखी हो, इतना विरोध झेलना पड़ेगा। क्योंकि इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जिस एक तरीके से चल रहा है उससे बदलना नहीं चाहता। हर व्यक्ति में एक रेजिस्टेंस का फैक्टर होता है, जो चीज चली आ रही है उससे कोई बदलना नहीं चाहता। उसमें बदलाव तभी होता है जब वो धीरे धीरे करके उसके प्रति कनेक्ट होता है। इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लेवल ऑफ कंफर्ट से ऊपर उठ के कुछ बड़ा परिवर्तन करते हैं। और 8 नंबर के लगन में या 8 नंबर की राशियों में आपका जन्म हुआ है तो अपने आप को नेगेटिव करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके अंदर नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कैपेसिटीज हैं। आप लोग एनजीओज के साथ या जहां कहीं भी परिवर्तन करना है, ऐसे किन्हीं भी कामों के साथ जुड़ेंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से सक्सेसफुली राइज हो जाएगी। धन्यवाद।